नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एनर्जी मीटर क्या होता है, ऊर्जा मापी किसे कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में KWH मीटर कहते हैं। इसके प्रकार देखेंगे, ये कितने प्रकार का होता है और प्रकारों के आधार पर देखेंगे इनका सिद्धांत क्या होता है। ये AC पर प्रयोग किए जाते हैं या DC पर प्रयोग किए जाते हैं। AC पर प्रयोग होंगे तो कितने प्रकार के होंगे और DC पर प्रयोग होंगे तो कितने प्रकार के होंगे। फिर उन सब के सिद्धांत के अनुसार देखेंगे कि इनके संयोजन कैसे होंगे और मुख्य पार्ट्स इनकी संरचना क्या होगी। फिर इनका सिद्धांत के अनुसार अपन को बताऊंगा कि ये किस प्रकार एनर्जी को नापता है और किस प्रकार का ये यंत्र होता है। ये आज के इस वीडियो में संपूर्ण बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इंडक्शन प्रकार का एनर्जी मीटर देखने वाले हैं जो AC पर कार्य करता है। DC वाला अगले इस वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा होने वाला नहीं है, एक ही टॉपिक के अंदर और ये मतलब कुछ पार्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें आज 255 नंबर की क्लास चल रही है। अब आप लोग जानते हो 255 नंबर की क्लास यानी कि 255 ही वीडियो बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो कुछ अलग हैं जिनके ऊपर कोई नंबर नहीं है, और 255 के अंदर भी आप लोगों को शुरू में देखोगे तो A-B पार्ट नाम से हैं। जैसे फ्यूज के 2-3 वीडियो हैं, 2-3 वीडियो अलग एक ही नंबर से 2-3 पार्ट बना रखे हैं। तो लगभग आपको 300 के करीब वीडियो मिल जाएंगे इस पूरे YouTube चैनल पे आप देखोगे तो बड़े शानदार तरीके से सिलेबस चल रहा है। आप लोग यदि एक बार भी किसी वीडियो को देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी मस्त तरीके से तैयारी करवाई आप लोगों को मैंने। आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की ऑल इंडिया और स्तर पर एग्जाम दे सकते हो आराम से अच्छे से। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करवाई है, मैंने HSC की तैयारी करवाई, UPPCL की नहीं। ऑल इंडिया लेवल स्तर की इलेक्ट्रिशियन से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी आप यहाँ कर सकते हो और अपनी अच्छी मेहनत करके शानदार तरीके से अध्ययन करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। आप एक भी वीडियो देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा। चलो, ये बात की बात है। अपन आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, एनर्जी मीटर की बातें करने वाला हूं। क्या देखेंगे, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर की बातें करने वाला हूं। और दोस्तों, एनर्जी मीटर इस प्रकार का यंत्र है, सब लोग देख चुके हो और सभी के काम आने वाला यंत्र है, क्योंकि अपने घर पे जो विद्युत सप्लाई का कनेक्शन लेते हैं तो एनर्जी मीटर ही होता है, चाहे वो 3 फेज का हो चाहे वो सिंगल फेज का हो। किस प्रकार का होता है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा, संयोजन कैसे होते हैं वो बताऊंगा। इसलिए अपनी नॉलेज की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है इसके ऊपर। आप किसी भी प्रकार के पेपर को खोल के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा एनर्जी मीटर के ऊपर। त्रुटियां मिल जाएंगी, इसकी गणना मिल जाएगी, एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे, वो प्रश्न मिल जाएगा, आपको अवश्य ही मिलेगा। तो आपको सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और अपने नोट्स में अपडेट जरूर करिए, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो और फिर ये कहोगे सर हमें ये आपने बताया नहीं। क्योंकि मैं बताता सब कुछ, लिखवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, अध्ययन करवाता हूँ, लेकिन बीच में वीडियो छोड़ देते हो तो वो बातें छूट जाती हैं। फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं, मेरे पास सर आपने वो नहीं बताई। फिर मैंने कहा कि आप वीडियो पूरा देखो, फिर मैंने उसको बताया कि हाँ वीडियो पूरा देखा तो समझ में आ गया कि सर आपने बता रखा है। इसलिए ऐसा मत क्या करो, वीडियो को पूरा देखना और नोट्स में अपडेट करना, क्योंकि नहीं तो आप बीच में मिस कर दोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसे मतलब कि आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और 1-2 क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। चलो, बाद की बात है। तो एनर्जी मीटर को क्या कहेंगे, इसको हिंदी में ऊर्जा मापी कहते हैं। ऊर्जा मापी, अब ऊर्जा से समझ गए आप लोगों ने। देखा एक शक्ति मापी वाट मीटर देखा, एक एनर्जी मीटर देखा, पावर का मीटर देखा, पावर नापेगा। अब आप लोग ये देखना कि विद्युत ऊर्जा नापता है तो ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी क्या होती है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, ये मीटर क्या करेगा, ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा मान लेते हैं, कौन सी, विद्युत ऊर्जा मापता है, ऊर्जा की गणना करता है। ऐसे कर लो, ऊर्जा की गणना करता है मीटर। अब गणना करेगा, आप ऊर्जा के बारे में समझो। ऊर्जा क्या, देखो एनर्जी, देखो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। एनर्जी, इसको कहेंगे ऊर्जा, कौन सी, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब ऊर्जा का मतलब समझो, ऊर्जा का मतलब होता है कि P × T, मैं बस लिख देता हूं पावर × टाइम। ये ऊर्जा होती है कि समय के अनुसार आपने कितनी पावर के साथ काम किया, समय के अनुसार आपने कितनी पावर के साथ काम किया। अब इसको शॉर्टकट में लिखें कि E बराबर, देखो E आपका फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत अच्छे बात बताऊंगा। E बराबर P × T, ये आपका फॉर्मूला था ऊर्जा का, ठीक है। ये ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया आपका कि ये आपने कितनी ऊर्जा खपत की है। अब इसको फॉर्मूले दिखाऊंगा आपको, फॉर्मूले में आते हैं कि E एनर्जी और ये आपको E के साथ ये आएगा, ये ट्रेंगल आता है इसका, पहले पढ़ा चुका हूँ फिर बता दूंगा, P और T ये आता है।
P और T, ये पावर है, ये समय है। समय के साथ आपने कितना काम, कितनी पावर के साथ काम किया, कितनी पावर खपत की आप लोगों ने, समय के साथ कितनी पावर मतलब वेस्ट किया आप लोगों ने, वो आता है एनर्जी आपकी। तो कार्य करने की क्षमता होगी आपकी कि कार्य करने की क्षमता क्या है। कार्य करने की दर पावर है, ये कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, कि आप लोग कितनी पावर से काम कर सकते हो। अब आप लोग ये जानते हो कि P बराबर क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या नापेगा। देखो P बराबर आप लोग जानते हो I स्क्वायर R भी होता है, और P बराबर क्या होता है, V इंटू आई भी होता है, और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। ये तीनों होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं E का फॉर्मूला। आपको वो भी बताऊंगा एक यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। याद है, देखो यहाँ पे तो P का सूत्र लिख सकते हो I स्क्वायर R और इंटू T, ये क्या आपका, ये भी पावर है। E बराबर लिख सकता हूँ, ये भी एनर्जी है, और E बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी। समय के साथ गणना करना, सबसे पहले बात है कि घंटा, समय के साथ आपको समय के साथ उसको गणना करना वो होता है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इंटीग्रेटेड यंत्र क्या होता है। आपने मेरे यंत्र की वीडियो देखा होगा, शुरू में आपको समझ में आ जाएगा, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले समझो आप लोग, ये होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये तीनों क्या है, ये आपके एनर्जी के फॉर्मूले हैं। आपको एनर्जी मिलने वाली एनर्जी के फॉर्मूले हैं कि एनर्जी कितनी, क्या किस हिसाब से आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कितने समय के साथ। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित समय में खपत ऊर्जा को मापता है। इसका मतलब ये हो गया निश्चित समय में, देखो निश्चित समय है, ये आपकी खपत ऊर्जा है। निश्चित समय में कितनी पावर खपत की, कि निश्चित समय में खपत ऊर्जा को मापता है। तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्टकट शब्द निकाल, ये इन फॉर्मूलों को देखते हुए निकलता है, ये एक निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित समय में खपत ऊर्जा को मापता है। ये मान लेते हैं इसे, ये क्या करता है, निश्चित समय में खपत ऊर्जा को मापता है। ये इसका निष्कर्ष निकला है, समझ गए बात को। अब आप एक चीज और देखो, मैंने आपको ये बताया था कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। शुरू में आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया इंटीग्रेटिंग होता है, जिसको कहते हैं सूचक मापी यंत्र होता है। इंटीग्रेटिंग होता है, समाकली यंत्र होता है। मैंने आपको तो रिकॉर्डिंग होता है, अभिलेखन यंत्र होता है। तो आप लोगों को ये भी बताया था कि ऊर्जा मापी कौन से यंत्र की श्रेणी में आता है। तो काफी बार पूछा गया आपसे, अपने घर पर लगा KWH मीटर कौन सा यंत्र है। अब आप लोगों को देखना चाहिए आपको, इसलिए मैंने प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट फॉर एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सा यंत्र है, इंटीग्रेटिंग है। वाट मीटर को भी आप इंटीग्रेटिंग मान लेते हो। मैंने देखा है कि मैंने एक से पूछा कि वाट मीटर कौन सा यंत्र होता है, उसने बताया सर इंटीग्रेटिंग होता है। अरे नहीं, इंटीग्रेटिंग निश्चित समय के साथ मापता है। इंटीग्रेटिंग क्या होता है, उसमें सूचक नहीं होता है। ऐसे मान लो कि इसके अंदर ये अपना जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर नहीं होता है। ये क्या करता है कि आज कितनी खपत हुई वो रिकॉर्ड करके रखता है, सेव करके रखता है। कल कितनी होगी उसको में ऐड कर देता है, मतलब धीरे धीरे आगे आगे ऐड करता जाता है। और वाट मीटर क्या करता है कि प्रेजेंट टाइम में कितनी पावर खपत हो रही है, ये तो नापता है शक्ति कितनी खपत हो रही है प्रेजेंट टाइम में। अब वो प्रेजेंट टाइम की बात भूल जाएंगे, उसको मीटर को हटा देंगे, वो पीछे की बात सारी भूल जाएगा, जीरो कर देगा पीछे की। लेकिन ये क्या करता है, ये अपने साथ रिकॉर्ड रखता है कि आज कितनी खपत हुई, कल कितनी होगी, उसमें ऐड कर देगा। याद रखना। तो ये किस प्रकार का यंत्र है, आपसे पूछ रहे कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है। ये समाकलीय यंत्र है, समाकलन बोल सकते हैं, समाकलन, याद रखना, समाकलन या समाकलीय बोल सकते हैं। कौन सा, समाकलीय। इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है। याद करना, बहुत काफी बार क्वेश्चन आया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि एनर्जी मीटर कौन सा यंत्र है, इंटीग्रेटिंग है। पैमाना नहीं, इसमें न तो पैमाना होता है न पॉइंटर होता है, बस गणक होता है, गणना करता है। चलो ये तो थी बात अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, इससे आप खपत ऊर्जा को माप सकते हो। यूनिट का फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, यूनिट का फॉर्मूला भी बताओ। ये क्या है, यूनिट है इसकी, ये इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट होती है, जिसको BOT बोलते हैं। वो भी आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, मेरी यदि न्यूमेरिकल की क्लास आएगी वहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसकी खपत ऊर्जा को यूनिट में कैसे निकालते हैं, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अब दिखाता हूँ आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर। क्या दिखाएंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर की बात कर लेता हूँ। अब देखेंगे टाइप, इसके टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर। इसको ऊर्जा मापी के प्रकार, ऊर्जा मापी के
प्रकार की बात करता हूँ आपको, कितने प्रकार के होते हैं। इसको KWS मीटर भी बोलते हैं, याद रखना, शॉर्टकट में आपके सामने KWS मीटर भी होते हैं, WS मीटर भी बोलते हैं, वाट घंटा आवर मीटर भी बोलते हैं, शॉर्टकट में मैंने आपको लिखा है। ये वैसे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपनी जो करंट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, DC और AC। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक AC के लिए AC और दूसरा होता है DC। समझना मेरी बात को, कितने हो गए, 2 हो गए। AC एनर्जी मीटर हो गया, AC एनर्जी मीटर हो गया, और ये DC एनर्जी मीटर हो गया। ये देखो, ये कितने प्रकार के होते हैं, AC कितने प्रकार का होता है, DC कितने प्रकार का होता है, उसकी बात करता हूं। देखो अब आप बात करोगे AC एनर्जी मीटर, सबसे पहले देखा तो इंडक्शन टाइप का होता है। ये मैं आपको पहले टाइप्स दिखाता हूं इसकी। ये कौन सा होता है, इंडक्शन टाइप का होता है। ये होगा, आप लिख लो, इंडक्शन प्रकार का, इंडक्शन टाइप होता है ये, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में। EM लिख देता हूँ शॉर्टकट में, याद रखना आप लोग, EM कर लेना। और ये 2 देखो, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज के लिए होता है और एक 3 फेज के लिए होता है, याद रखना बस, और कुछ नहीं है, होते ही इंडक्शन टाइप ही है। समझ गए आपको बात को। अब आप लोग ये देखना कि इंडक्शन टाइप मैंने वाट मीटर भी पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, उसमें स्प्रिंग लगाई थी, जिससे कि डिस्क की गति कंट्रोल हो जाए, डिस्क रूप से। यहाँ डिस्क की गति कंट्रोल में स्प्रिंग नहीं होती है, बस उसको स्प्रिंग को हटा देंगे तो ये एनर्जी मीटर बन जाएगा। चलो इसकी बात करता हूँ, ये कितने प्रकार का, देखो ये किस है, DC, ये मतलब DC नापता है। तो इसमें होता है कि फेरेंटी आवर, एम्पियर आवर होता है। कौन सा होगा, फेरेंटी एम्पियर घंटा होता है। एक तो होता है फेरेंटी एम्पियर घंटा, क्या नापेगा, DC के लिए प्रयोग करते हैं। और एक होता है इल्यू थॉम्सन, थॉम्सन होता है वाट घंटा, इल्यू थॉम्सन वाट घंटा इसको बोलते हैं। वैसे इसको कम्यूटेटर मोटर टाइप बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि इल्यू थॉम्सन को कम्यूटेटर मोटर टाइप हो सकता है। ये होता है कम्यूटेटर मोटर टाइप होता है। अधिकतर कौन सा प्रयोग करते हैं, अधिकतर ये प्रयोग होता है। देखो, क्योंकि DC तो अपने आम रूप में प्रयोग नहीं करते हैं और आम इसका एनर्जी की कंजप्शन में जाता है। हाँ, यदि कहीं DC का प्रयोग होता है और कंजप्शन निकालने की आवश्यकता होती है, कितनी यूनिट खपत हो जाते हैं, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं इसको भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन बारीकी से अध्ययन किसका करेंगे, इसका करने वाले हैं बारीकी से अध्ययन, इंडक्शन टाइप वाले का, सिंगल फेस और 3 फेस की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज कौन सा यंत्र का अध्ययन करेंगे, आज करने वाले हैं इस इंडक्शन टाइप, इसको कहते हैं प्रेरण प्रकार का। क्या कहेंगे, प्रेरण प्रकार का होता है। तो आज प्रेरण प्रकार की बात कर लेता हूं मैं। चलो प्रेरण प्रकार को देखते हैं ऊर्जा मापी में। दोस्तों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बारीकी से अध्ययन करवाऊंगा। और आप लोग पढ़ लेते हो और उसको यदि नोट्स में ऐड कर लेते हो तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा जो आपकी नज़र से दूर होगा, आपकी नज़र के सामने नहीं होगा। यदि आप उसको पढ़ते हो और अमल करते हो बातों को, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा आपको। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की किसी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे ITI बेस के हो, चाहे किसी कंपनी के हो, गवर्नमेंट सेक्टर के हो, प्राइवेट सेक्टर के हो, आलिया स्तर पर किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से कि आपकी नज़र से दूर हो, आपको आता नहीं हो। यदि आप बारीकी से अध्ययन करते हो मेरे बताए अनुसार, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ आपको इंडक्शन टाइप। क्या लिखेंगे, इंडक्शन इंडक्शन टाइप क्या होता है, इंडक्शन ही होता है, इंडक्शन एनर्जी मीटर। इसको कहेंगे प्रेरण ऊर्जा मापी। AC के लिए प्रयोग होता है। आपको पता है इंडक्शन कहाँ होता है, इंडक्शन AC में होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि ये मीटर AC या DC कौन से पर प्रयोग होता है। ये मीटर सिर्फ ओनली AC के लिए होता है। किसके लिए, AC के लिए होता है। AC में ऊर्जा माप सकते हैं, याद रखना। AC में प्रयोग होता है, DC के लिए प्रयोग नहीं होता है। DC के लिए मैंने आपको 2 बताए थे, फेरेंटी एम्पियर आवर होता है और इल्यू थॉम्सन वाट घंटा यंत्र होता है, दोनों होते हैं। यहाँ आप AC की बात करें, क्योंकि AC 90% देखा जाए तो AC प्रयोग होता है, 90% AC प्रयोग होता है और AC में इंडक्शन टाइप होता है। लेकिन आजकल कौन सा आगे, आजकल डिजिटल आ गए, आंकिक आ गए, आजकल डिजिटल। उनके बारे में बताऊंगा कि डिजिटल के कितने प्रकार के होते हैं। बारीकी से अध्ययन तो नहीं करवा सकता, मोटे मोटे रूप से आपको बता सकता हूँ क्या क्या उसके अंदर होता है। चलो अब आज इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ। वैसे आप लोग देख चुके हो, मैंने इंडक्शन टाइप वाट मीटर का अध्ययन करवाया आप लोगों को। यदि उसको आपने देखा है तो आज बिल्कुल जोर आने वाला नहीं है। चलो मैं आज कुछ और आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, लिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके अंदर मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम समेत आपको समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको, मैं
समझना मेरी बात को, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझना और डायग्राम बना के आप लिख ले लेना। इस प्रकार से होता है। ऐसा होता है, देखो एक तो ये चुंबक होती है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगा, पहले आप तसल्ली से इसका डायग्राम समझ लो, फिर पूरी बातें लिखा दूंगा आपको। ये एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है, मैंने वो वाट मीटर दिखाया आप लोगों को वहाँ पे, ये एल्यूमिनियम डिस्क होती है। एक मैग्नेट ये होती है, ये ई आकार की होती है, एक मैग्नेट ये होती है, यहां इसके ऊपर स्पिंडल होता है, यहां क्या होगा, स्पिंडल होगा यहां पे। स्पिंडल नीचे तक आ सकता है लेकिन यहां दूरा होगा, और ये आपका स्पिंडल हो गया, ये ज्वेल बेरिंग लगा देंगे, और ये आपकी डिस्क होगी। अब एक मैग्नेट आती है, देखो एक मैग्नेट और आती है यहाँ पे, उस मैग्नेट का कार्य बताऊंगा आप लोगों को, ये कैसी मैग्नेट आती है। एक मैग्नेट ये आती है। चलो अब इसके नाम लिख देता हूं आप लोगों को मैं, इसकी वाइंडिंग कर देता हूं। देखो एक चुंबक पे ये वाइंडिंग होती है, यहाँ पे एक वाइंडिंग तो इसके ऊपर होती है, ये होगी एक वाइंडिंग इसके ऊपर होती है। पूरी बातें बताऊंगा आपको, जितनी बात बोर्ड पे छाप रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सब बातें बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक वो होती है शेडेड रिंग होती है, यहाँ पे शेडेड रिंग लगी होती है यहाँ पे मध्य भुजा पर। अब आप लोग कभी कहोगे सर ये वाइंडिंग इधर भी हो सकते हैं, हाँ इधर भी होती है वाइंडिंग, ऐसी कोई बात नहीं, वाइंडिंग इधर भी होती है, मैंने दिखा आपको, यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका डायग्राम पूरा। अब आपको नाम लिखवा देता हूँ इसके, देखो मैं नाम में क्या रहेगा, ये शंट चुंबक रहेगी, लिख लेना, हिंदी में शंट चुंबक और अंग्रेजी में शंट मैग्नेट, और ये सीरीज चुंबक, श्रेणी चुंबक होती है, श्रेणी चुंबक है। ये ब्रेक मैग्नेट है, ब्रेक मैग्नेट है, आपको इसका भी सबके वर्क लिखाऊंगा आप लोगों को मैं। ये वाइंडिंग है, ये पीसी है, प्रेशर कॉइल है, प्रेशर मतलब ऐसे मान लो कि प्रेशर कॉइल होगी, प्रेशर कॉइल होगी, और ये होगी करंट कॉइल होगी, करंट कॉइल, और ये होगी, ये आपका स्पिंडल हो गया, ये ज्वेल बेरिंग हो गया, ये क्या हो गया, ज्वेल बेरिंग, रत्नित बेरिंग बोलते हैं जिसको, ज्वेल बेरिंग हो गया। और ये आपकी होगी शेडेड रिंग होगी, ये शेडेड रिंग होगी। अब आपको इसके सर्किट डायग्राम होंगे, इसके संयोजन दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, संयोजन कैसे होंगे देखें यहाँ पे। सबसे पहले आपको मैं इसकी वर्किंग संयोजन बाद में दिखाता हूँ, वर्किंग लिख लो पहले इसकी। चलो एक चीज़ और होती है यहाँ पे, एक यहाँ पे लाल इंडिकेशन होता है यहाँ पे, वो भी इसका भी एक आपको बताऊंगा तरीका क्या होता है लाल इंडिकेशन का। अब इसके बारे में सबसे पहले आप लिख लो कि इसकी जो संरचना है किस प्रकार इसमें कार्य करता है, किस प्रकार की संरचना होती है। देखो इसमें दो मैग्नेट होंगे, पहले लिखवा चुका हूं मैं, फिर भी लिख लो, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, दो इलेक्ट्रो मैग्नेट होते हैं, दोनों की कार्य लिख लो। कौन सी होगी, एक तो शंट मैग्नेट होगी, शंट मैग्नेट होगी, ठीक है। कौन सी होगी, एक तो शंट मैग्नेट होगी और दूसरी आपकी होगी सीरीज मैग्नेट है, सीरीज मैग्नेट होगी, याद रखना। और दोनों के दोनों मैग्नेट कैसे होंगी, दोनों के दोनों, ये दोनों मैग्नेट की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोनों मैग्नेट यहाँ लिख लो, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, दोनों के दोनों लेमिनेटेड आयरन से बनी होती है। किससे, लेमिनेटेड आयरन से, लेमिनेटेड आयरन कोर होती है दोनों की दोनों, होगी दोनों। अब देखो ये तो थी इस चुंबकों की बात, कौन सी, एक ये चुंबक बने, एक ही चुंबक बने, ये ई आकृति की होती है, लिखना, ये लगभग ई आकृति की होती है, और ये यू आकृति की होती है ऐसे, या इसको सी आकृति बोल सकते, लेकिन ई आकृति यू आकृति की होती है, लिख लिया आप लोगों ने। अब दो कॉइलें लिख देता हूँ यहाँ पे, दो कॉइलें होंगी, दो कॉइल की बात कर लेता हूँ। देखो सारी बातें बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। एक होती है प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल आपको सामने, प्रेशर कहाँ ने पीटी है, ये रह पीटी है। प्रेशर कॉइल के बारे में दिखाऊंगा पहले आपको, प्रेशर कॉइल कैसी होती है। देखो प्रेशर कॉइल होती है पतली तार अधिक टर्न,
पतले तार अधिक टन की होती है, याद करना, बहुत काफी बार पूछा गया, चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पूछी गई है। पतले तार अधिक टन की होती है, कहाँ लेपिट रखी है, संट चुंबक के ऊपर। देखो ये संट मैग्नेट है, संट चुंबक पर लपेटती है, संट चुंबक पर स्थापित होती है। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस अधिक है, रेजिस्टेंस हाई होता है इसका, क्योंकि पतले तार अधिक टन हो गए, रेजिस्टेंस वैसे ही हाई हो गया। समझ गए मेरी बात को। अब प्रतिरोध अधिक हो गया, संट चुंबक पर ये काफी बार पूछा जाएगा आपसे, संट चुंबक सप्लाई के कैसे जोड़ेंगे। देखो एक बात हो रही, संयोजित कैसे करेंगे, सप्लाई या लोड के समानांतर में संयोजित करेंगे, बस संयोजित, सप्लाई या लोड के समानांतर में संयोजित करेंगे, ये तो था इसका मुख्य कार्य। इसको दाब कुंडली बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, दाब, हिंदी में दाब कुंडली। दूसरी कॉइल कौन सी आती है, दूसरी अपनी आती है करंट कॉइल आती है, क्या लिखेंगे, करंट कॉइल आती है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सीरीज श्रेणी कॉइल कहेंगे। देखो मैंने लिखा करंट कॉइल, इसको शॉर्टकट में सीसी बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, सीसी कह सकते हैं, करंट कॉइल बोल सकते हैं। कैसी होती है, देखो ये मोटे तार की होती है, हम मोटे तार की कम टन की होती है। एक तो याद रखना, मोटे तार की कम टन की होती है। एक कहाँ लपेटी होती है, सीरीज चुंबक पर। कहाँ स्थापित है, सीरीज चुंबक पर, श्रेणी चुंबक पर, सीरीज चुंबक पर स्थापित होती है। पूरी वर्किंग पढ़ाऊंगा आपको, स्थापित होती है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको आया नहीं हो। रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है इसका, याद रखना, रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए इसमें से पूरी की पूरी करंट जो लोड करंट होती है वो इसमें से प्रवाहित होगी। आपको भी लिखवाऊंगा, ये भी लिखवाऊंगा, संपूर्ण धारा इसमें से प्रवाहित होती है। चलो एक बात हो रही, अब इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, ये सप्लाई की कहाँ होती है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में, या सप्लाई या लोड के सीरीज में संयोजित की जाती है। हिंदी में लिख लो, श्रेणी में। समझ गए, ये तो चार मुख्य बातें दोनों कॉइलों की थी। और क्या बच गया, देखो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है जो कि मैंने ये लिखवाया, इनके बारे में लिखवा दिया, इनके बारे में ये बच गया। देखो ये शेडेड रिंग बच गई, ये मैग्नेट बच गई और एल्यूमिनियम डिस्क बच गई, इनके बारे में लिख लेते हैं। चलो मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ, साथ साथ लिखते चले जाना आप लोग, फिर इसके संयोजन और वर्किंग दिखाऊंगा आप लोगों को। और क्या बच गया यहाँ पे, और बच गई आप लोगों को समझ गए, एल्यूमिनियम डिस्क बच गई। क्या बच गई, एल्यूमिनियम डिस्क, एल्यूमिनियम चक्ति बच गई, याद लिखना, एल्यूमिनियम चक्ति बच गई। ये कहाँ है, दोनों चुंबक के बीच में होती है, दोनों चुंबक के बीच में होती है। कहाँ होती है, स्पिंडल पर स्थापित होती है, लिख लेना। स्पिंडल को हिंदी में क्या कहेंगे, धुरा, धुरे पर स्थापित होती है, होगी धुरे पर स्थापित। ये धुरा है, ये धुरा इसके ऊपर स्थापित है। समझ रहे मेरी बात को धीरे धीरे, और कुछ नहीं, तब शिक्षण में अब काम कैसे करेगी वो तो बाद में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद बच गई शेडेड रिंग, ये बच गई, देखो शेडेड रिंग, लिख लो अगला पॉइंट, शेडेड रिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, छायादित, क्या कह सकते हैं, छायादित अंगूठी, छायादित अंगूठी कहते हैं इसको हिंदी में। सारी बातें लिखवा रहा हूं। अब देखो क्योंकि एनर्जी मीटर यही आपके मतलब कि एग्जाम में आने वाला है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट तो लिखे इसके बारे में। ये कहा देखो, छायादित कुंडली कहाँ होती है, प्रेशर कॉइल, ये प्रेशर कॉइल, ये कहाँ होती है, प्रेशर कॉइल के मध्य भुजा पर, लिख लो शंट चुंबक के मध्य भुजा पर, शंट चुंबक की मध्य भुजा पर होती है, मध्य भुजा पर होती है, होगी, शंट चुंबक की मध्य भुजा पर स्थापित होती है। काम क्या इसका, काम है कि प्रेशर कॉइल में प्रवाहित धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री ले करना। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो कि प्रेशर कॉइल में पीसी में प्रवाहित धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करना, या फिर सीसी व पीसी में फेज डिस्प्लेसमेंट स्थापित करना। फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज कौन स्थापित करना, ऐसे मान लो कि फेज अंतर स्थापित करना, फेज डिस्प्लेसमेंट, इसको फेज अंतर कहते हैं, फेज अंतर स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। अब क्यों करेगी वो आपको वर्किंग दिखाऊंगा तब होता है, स्थापित करना। ये यहाँ तक की बात आ गई, एल्यूमिनियम डिस्क आ गई। ज्वेल बेरिंग का, स्पिंडल का काम क्या है, स्पिंडल का काम एल्यूमिनियम डिस्क को सहारा प्रदान करना। ज्वेल बेरिंग का काम स्पिंडल को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए सहारा प्रदान करना।
चलो अब ब्रेकिंग चुंबक बच गई, ये क्या देखो, ये और लिख लो इसके बारे में, कौन सी बच गई, ब्रेकिंग चुंबक बच गई, इसको डंपिंग चुंबक के नाम से जानते हैं, देख लो ब्रेक चुंबक, ब्रेक चुंबक, ब्रेक मैग्नेट बच गई, इसके बारे में लिख लो, ब्रेक मैग्नेट, इसको कहते हैं डंपिंग चुंबक भी बोल सकते हैं, डंपिंग चुंबक। ये कैसे देखो, स्थायी चुंबक है, ये क्या है, लिख लो, ये स्थायी चुंबक होता है, ये स्थायी चुंबक होता है, बिल्कुल स्थायी होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा सप्लाई नहीं होगी, सब में विद्युत धारा सप्लाई प्रदान होती है। कैसा होता है, यू आकार की, लिख लो, ये यू आकार या घोड़े के नाल आकार की होती है, घोड़े की नाल आकार की होती है। इसका काम क्या है, डिस्क की गति को कंट्रोल करना, डिस्क की गति को नियंत्रित करना, काम क्या रहेगा इसका, डिस्क की गति को नियंत्रित करना। एक कहां लगी होती है, एल्यूमिनियम डिस्क के एक साइड में लगी थी, चाहे इस साइड में लगा दो चाहे इस साइड में लगा दो। अब देखो इससे क्या होगा, ये कभी यंत्र में दोष होगा, आपको दोष पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगी कि इसका कितना बड़ा रोल है। सबसे अहम भूमिका निभाती है, मीटर का फास्ट चलना, मीटर को कम चलना कौन कंट्रोल करता है, डिस्क की गति को कंट्रोल कौन करवाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट गति से चले और अपने को सही मान का अपना कंजप्शन दिखाए, अपने को एनर्जी दिखाए, वो यही करवाती है। इसको पीछे यदि खींच लेंगे, इसको पीछे खींच लेंगे, अपन थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे तो डिस्क की गति अधिक हो जाएगी, आगे सरका देंगे, थोड़ा सा खिसका देंगे तो डिस्क की गति कम हो सकती है। तो गति को कंट्रोल यही करती है। तो ये आपके थे मुख्य भागों की बात। अब आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ संयोजन करके, ठीक है ना। इसकी क्या दिखाएंगे, वर्किंग देखते हैं, कार्य प्रणाली देखते हैं, संयोजन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्शन कैसे है, मैंने आपको बताया ये समानांतर में संयोजित होती है। तो चलो समानांतर में संयोजित कर देता हूँ। ये आपका फेज रहेगा, ये क्या है, फेज है। चलो फेज से इसको संयोजित करते हैं, ये कर दिया फेज। इसको समानांतर में कैसे, इसकी न्यूट्रल चाहिए, चलो न्यूट्रल की व्यवस्था कर देता हूँ साथ में। ये आपका हो गया न्यूट्रल, यहाँ से देखो। चलो ऐसे नहीं करेंगे, वैसे मीटर के संयोजन वैसे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, शॉर्टकट संयोजन ऐसे नहीं करेंगे। चलो यहाँ आगे आपके 4 टर्मिनल मिलेंगे आपको। ये हो गया एक टर्मिनल, ये एक आपका टर्मिनल, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है। 4 पॉइंट आ गए आप लोगों के। अब आपको देखो यहाँ तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा आपका एल फेस मिलेगा। तो ये आपका चला गया फेस, इसमें ये फेस चला गया। आपको दिखाऊंगा सारी बातें। इसमें चाहिए न्यूट्रल आप लोगों को। तो याद रखना, फर्स्ट वाले में फेस ही लगता है। किसी भी प्रकार के मीटर को आप देखोगे ना तो फर्स्ट वाले जो पॉइंट आता है, 4 ही पॉइंट मिलेंगे आपको सिंगल फेस में। 3 फेस में आपको दिखाऊंगा कितने मिलने वाले हैं, वो अलग अलग देखा जाएगा। यहाँ आपको न्यूट्रल मिल गया, ये न्यूट्रल लगा दिया और ये फेस लगा दिया। याद रखना, ये लाइन लगा दी। अब संयोजन करना है, इसको क्या चाहिए, इसको फेस और न्यूट्रल चाहिए। तो उसको फेस यहाँ से संयोजित कर देंगे। ये आ गया फेस, ये दे दिया यहाँ पे फेस, इसको ये फेज दे दिया। बोलो इसको फेज मिल गया। अब चाहिए इसको न्यूट्रल। देखो एक चीज और है, अंदर से जो संयोजन होते हैं ना, ये सीधे डायरेक्ट यहाँ न्यूट्रल आ जाता है यहाँ पे, और ये न्यूट्रल यहाँ से आउट कर देते हैं। तो न्यूट्रल चला गया ये सीधा। देखो न्यूट्रल यहाँ से सीधा चला, किसी प्रकार का कोई बीच में रोक टोक नहीं है। अब इसको न्यूट्रल देंगे। देखो न्यूट्रल कहाँ से देंगे, यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे, इसको ये दे दिया न्यूट्रल और ये दे दिया न्यूट्रल इसको। अब चला गया ये न्यूट्रल। अब एक कॉल तो हो गई आपकी पूरी। देखो पैरेलल में लग चुकी है, संयोजन हो चुके हैं। गौर से देखना सिंगल फेस मीटर के संयोजन कैसे होते हैं। सिंगल फेस एनर्जी मीटर के घर पे जो संयोजन होते हैं वो ऐसे होते हैं यहाँ से। अब आजकल तो लग गए डिजिटल, लेकिन फिर भी संयोजन ऐसे ही होते हैं। डिजिटल लग गया तो क्या होगा, नीचे से कॉन्टेक्ट पॉइंट पे संयोजन ऐसे ही होते हैं। चलो इसकी बात करता हूँ। इसमें देखो इसको क्या चाहिए, ये देखो ये सीरीज में ये लगा दिया यहाँ पे। इसको क्या चाहिए, इसको फेस चाहिए। ये फेस दे दिया यहाँ से, अंदर से संयोजन फेस लगा दिया यहाँ से, अंदर से बिल्कुल कॉन्टेक्ट पॉइंट ऐसे होते हैं, 2 लगते हैं एक साथ यहाँ पे। इसको क्या चाहिए, फेस ही जाएगा आगे। तो यहाँ से इसको निकालेंगे ऐसे, ये निकाल लिया और यहाँ से निकाल के इसको फेस दे दिया, ये फेस चला गया आगे। बोलो क्या, इसमें पूरा लोड करंट इसमें प्रभावित हुई क्योंकि सीरीज में लग चुकी है। ये लग गई फेज के श्रेणी क्रम में, ये लग गई समानांतर क्रम में। बोलो आपका संयोजन हुआ, ये तो हो गया संयोजन। अब इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कि किस प्रकार कार्य करता है ये मीटर। चलो वर्किंग की बात कर लेता हूँ। ये कैसे संयोजन है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के संयोजन है। चलो एक बात भूल गया, ये देखना यहाँ पे ये लाल पॉइंट मैंने आपको लगाया, क्यों लगाया है। जैसे आप किसी घूमने वाले चक्की के घूमने वाले मीटर को पहले देखते थे, वहाँ पे वो डिस्क घूमती थी, देखा होगा कभी आपने डिस्क घूमी तो एक लाल पॉइंट आता है, इसका मतलब एक चक्कर पूरा हुआ। ये इस डिस्क की गति को गणना करवाती है, कितने चक्कर पूरे हुए, चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, डिस्क की गति की गणना करवाती है। चलो कार्य प्रणाली देखते हैं, इसकी वर्किंग कैसे काम करती है। वर्किंग लिखना आपको धीरे धीरे लिखा देता हूँ आप लोगों को। एनर्जी मीटर को जब सप्लाई से संयोजित करेंगे, समझ गए, इसको सप्लाई से संयोजित कर दो। क्या लिखेंगे, सप्लाई से संयोजित।
लिख लो ना, एनर्जी मीटर को सप्लाई से संयोजित करते हैं। तो क्या क्या क्रिया होती हैं आप लोग समझना, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो सबसे पहले सप्लाई यहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, इसका चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे कि शंट मैग्नेट में क्या होगा। शंट मैग्नेट की बात करता हूँ, शंट मैग्नेट, क्योंकि इसमें भी जाएगी धारा, इसमें भी जाएगी, दोनों की बात करता हूँ, या पीसी की बात करता हूँ, प्रेशर कॉइल की बात या शंट मैग्नेट की बात करता हूँ। देखो प्रेशर कॉइल में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी किसके अनुसार, देखो यहाँ ये पैरेलल में है, तो लिख लो पीसी में धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसको ISS लिख सकता हूं मैं, ये ISS शंट मैग्नेट की धारा क्या होगी, समानुपाती V की होगी। एक तो ये आ गई बात, समझ गए बात को। फिर आपको दिखाऊंगा इसका फ्लक्स कैसा होगा, लेकिन याद रखना इसमें ये वोल्टेज के समानुपाती तो होगी, लेकिन वोल्टेज के 90 डिग्री लैग होगी, क्योंकि आप लोगों ने क्या लगा रखा है, आप लोगों ने लगा रखी है मतलब कि ये जो आपकी शेडेड रिंग लगा रखी है। तो प्रेशर कॉइल में वोल्टेज से 90 डिग्री लैग धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज के समानुपाती होगी, लेकिन कैसी होगी, लिखना पीसी में ISS का मान, शंट लिखना पीसी में ISS की इसमें प्रवाहित होना, पीसी में प्रवाहित धारा, पीसी में या प्रेशर कॉइल में प्रवाहित धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है। क्यों होती है, क्योंकि लिख लो, क्योंकि पीसी आप लिख लो शंट चुंबक की मध्य भुजा पर शेडेड रिंग लगा रखी है, शेडेड रिंग स्थापित की जाती है, शेडेड रिंग स्थापित की जाती है। इसलिए ये क्या करेगी, इन दोनों में फेज डिस्प्लेसमेंट स्थापित कर देगी। आपको बताऊंगा कैसे करेगी, मैं डायग्राम से मैं देखूंगा आपको। चलो एक बात तो ये होगी, इस रिंग के द्वारा इसमें धारा होगी, ये धारा होगी, ये वोल्टेज से धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होगी, धारा V से 90 डिग्री लैग होगी। एक तो याद रखना। चलो आगे दिखाता हूँ। अब करंट कॉइल की मैं बात करूँ, इस सीसी की बात करूँ, करंट कॉइल की बात करता हूँ। इसमें धारा लिख लो, करंट कॉइल में धारा लोड धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसको लिख सकते हैं ISE समानुपाती लोड करंट, लोड धारा, ये होगी आपकी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे दिखाता हूं। देखो यहां पे इतनी होने के बाद आगे ये काम ही कैसे करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा। अब देखो करंट कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, किसके कारण होगा, देखो ये करंट कॉइल है, इसमें धारा चलेगी किसकी, ISE चलेगी, और इसमें धारा कैसे चलेगी, ISS चलेगी। समझना। अब आप समझो ये ISE है, ये चुंबक भी अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी, और ये चुंबक भी अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी, और ये भी अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, लिख लो सीरीज मैग्नेट का चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा के अनुसार स्थापित होता है। सीरीज मैग्नेट का चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा के अनुसार स्थापित होता है, तो लिख सकते हैं लोड धारा के अनुसार प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। सीरीज मैग्नेट का चुंबकीय फ्लक्स लोड धारा के अनुसार प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। अब देखो दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका चुंबकीय फ्लक्स धारा दिखाता हूं। देखो ये वोल्टेज है, ये धारा आपकी 90 डिग्री चलेगी, ISH डायग्राम बना लो, और ये धारा आ गया आपकी लैगिंग, ये धारा तो लैगिंग है, क्योंकि वोल्टेज से लैगिंग ये भी रहेगी, और वोल्टेज से लैगिंग ये भी रहेगी, दोनों धाराएं ये होगी, ठीक है। तो ये दोनों में आ गई। अब देखो शेडेडिंग के कारण जो धारा चलेगी इसमें, जो 90 डिग्री की, ये तो आएगी 90 डिग्री की, ये किसके कारण शेडेडिंग। अब एल्यूमिनियम डिस्क में जो धारा चली, ये एल्यूमिनियम डिस्क की धारा आ गई, ED एल्यूमिनियम डिस्क की धारा आ गई यहाँ पे, तो ये कैसे आ गई, ये 90 डिग्री है, और ये धारा एल्यूमिनियम मतलब की शेडरिंग में जो बैक पेपर धारा चलती है वो, तो यहाँ से देखो ये भी 90 डिग्री आ गई, ये भी 90 डिग्री आ गई, तो 90 डिग्री का फेज अंतर स्थापित किया इसने शेडरिंग ने। तो 90 डिग्री का फेज अंतर स्थापित करते ही क्या होगा, सबसे अच्छा टार्क उत्पन्न होगा, तो ये डिस्क घूमेगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि आगे इसके नीचे कि यंत्र में क्या लिखेंगे, यंत्र में KWH मीटर में रोटेटिंग घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। लिख लो
यंत्र में घूर्णित चुंबकीय, क्योंकि ये 90 डिग्री पीछे है, यंत्र में क्या होगा 90 डिग्री लिख लो, यंत्र में यहाँ लिखेंगे यंत्र में या KWH मीटर में, KWH मीटर में घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, क्योंकि एक चुंबकीय फ्लक्स इसका है, एक चुंबकीय, ये 90 डिग्री पीछे, ये इससे 90 डिग्री पीछे, तो घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। अब इतना आप लोगों ने लिख लिया है, तो आगे और लिखा देता हूं यहाँ पे संयोजन करने के बाद। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा कि घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पे डिस्क को काटेगा, डिस्क को काटेगा। चलो इस डिस्क के ऊपर इसने प्रहार किया और इसको काटना शुरू किया, इसके साथ लिंक हुआ, तो डिस्क में लिख लो, तो काटेगा, तो डिस्क में फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिख लेना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा। चलो EMF उत्पन्न हुआ, उससे क्या होगा, डिस्क में एडी करंट धारा प्रवाहित होगी, एडी करंट धारा प्रवाहित होगी, यहां धारा, इसमें धारा प्रवाहित होगी एडी करंट की, कुल देखो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, एक तो ये परिणामी चुंबकीय फ्लक्स φr था रिजल्टेंट, और एक इसकी धारा, कौन सी, इसकी धारा, दोनों से क्या होगा, एक परिणामी चुंबकीय फ्लक्स तथा एडी करंट के कारण, डिस्क में लिख लो, डिस्क में, सॉरी, डिस्क में एडी करंट के कारण एक एडी करंट के डिस्क पर टार्क उत्पन्न, टार्क बल लगेगा, टार्क में बल लगेगा, और डिस्क घूमना शुरू कर देगी, डिस्क घूमने लगती है, घूमने लग जाती है। अब ये डिस्क घूमना शुरू होगी, दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया, इसमें एडी करंट चला और इसमें ये रिजल्टेंट चुंबकीय फ्लक्स, इसमें घूमा क्यों, क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स हुआ, इसका चुंबकीय फ्लक्स हुआ, दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया हुई और डिस्क घूमना शुरू हो गई। अब ये आपको डिस्क घूमेगी तो साथ में क्या घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा तो इसमें क्या गणक लगा रखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, इसमें गणक लगा रखा है, यहाँ पे इसमें गणक मतलब कि एक मैकेनिज्म लगा रखा है, जो यहाँ पे डिस्क के चक्कर के अनुसार, और इसमें आपको देगा वो रीडिंग देगा कि कितनी डिस्क चक्कर काट चुकी है, कितनी KWH खर्च हो चुकी है, ठीक है। तो अब डिस्क की गति देखो, ये डिस्क की गति किस पे डिपेंड हो गई, डिस्क की गति पूछा जाएगा इंडक्शन टाइप यंत्र में, डिस्क की गति किसके ऊपर डिपेंड होती है, बता सकते हो किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसमें वोल्टेज था, इसमें करंट था, करंट वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। अब आप इसको थोड़ा कुछ फॉर्मूला टाइप लिखवा देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह इसकी गणना करनी आ जाए। अब क्या लिखेंगे, डिस्क की गति, डिस्क की गति क्या से दर्शाएंगे, एन से दर्शाते हैं। चलो डिस्क की गति एन है, किसके ऊपर डिपेंड होगी, लिख लो डिस्क की गति एन समानुपाती V इंटू आई, ये होता है डिस्क, लिख लो डिस्क की गति करंट वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये पूछा जाएगा आपसे, डिस्क की गति करंट वोल्टेज, लिख लो वोल्टेज एंड करंट के गुणनफल के समानुपाती होती है, ये होगी एन समानुपाती, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्क में जो चक्रों की संख्या होगी, गति आ गई, गति नहीं पूछे कि डिस्क में चक्रों की संख्या किसके समानुपाती होती है, तो चक्कर की संख्या मान लो, ये कि डिस्क में चक्रों की संख्या है, डिस्क में चक्रों की संख्या एन क्या है, चक्र मान लो, या डिस्क की गति मान लो, चक्रों की संख्या। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आपने चक्र नहीं बताए, कि चक्कर की संख्या किस पे डिपेंड होगी, डिस्क की गति और डिस्क में चक्रों की संख्या एक ही बात है, जो कि करंट व वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती होता है। डिस्क की गति के बारे में लिख लो, डिस्क की गति क्या होती है, डिस्क की गति लिख लो वोल्टेज करंट
पर डिस्क के चक्रों की संख्या, वोल्टेज, करंट व डिस्क के चक्रों की संख्या अर्थात समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। समय लिया जाएगा आपसे, क्यों लिया जाएगा आपको बताते देखो। तो आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, नोट लगा के लिखने वाला था कि एक KWH के लिए डिस्क द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या, ये एक कांस्टेंट होता है हर प्रकार प्रत्येक मीटर में होगा। कि माना कि आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट के लिए डिस्क कितने चक्कर काटेगी, तो वो चक्कर क्या होगा, फिक्स हो गया कि 2 किलोवाट निकालेगी। जैसे 1 किलोवाट में 10 चक्कर हैं, 2 किलोवाट में 2 किलोवाट लगा देंगे तो 10 चक्कर 20 चक्कर लगा देगी। 20 चक्कर के समय के वो फटाफट चक्कर है, वो समय के वो जल्दी समय हो जाएगा। जितना जितना लोड बढ़ाएंगे उसी समय में डबल चक्कर हो जाएंगे, तो समय के साथ गणना होगी। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे एक बात याद रखना, नहीं समझ में मैं लिखा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो ऐसी कोई बात नहीं है, लिख लो, नोट लगा के लिख लो कि 1 KWH क्या है, एक यूनिट की बात कर लेता हूँ, 1 यूनिट की बात कर लेता हूँ। 1 KWH के लिए माना कि डिस्क द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या, 1 KWH के लिए डिस्क द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या प्रत्येक मीटर में होगा। यहां लिखा मिलेगा 1/10। ये क्या है, प्रत्येक मीटर की डायल जो प्लेट होती है उस पर लिखा होता है 1/10, या फिर लिखा मिलेगा 1/100। इसका मतलब आप समझ गए कि 1 यूनिट के लिए 100 चक्कर, 1 यूनिट के लिए 10 चक्कर, ये सब मिलेगा आपको, वहां पर पैमाना मिलेगा आपको, सब कुछ लेगा मिलेगा। तो ये क्या है, ये संख्या यंत्र का मीटर का स्थिरांक है, को स्थिरांक कहते हैं। स्थिर है, ये निर्धारित है, ऐसा मतलब निर्धारित है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कहते हैं उसको, निर्धारित है। ये प्रत्येक मीटर का निर्धारित होता है। ये किससे करवाएंगे, इसके द्वारा कंट्रोल करवाएंगे, डिस्क की गति को, डिस्क के चक्रों की संख्या को इसके द्वारा कंट्रोल करवाएंगे। इसको K से दर्शाते हैं, इस स्थिरांक को क्या दर्शाएंगे, K से दर्शाएंगे। अब आप लोग समझना, K बराबर क्या हो गया, K बराबर स्थिरांक, यदि मीटर का आपसे स्थिरांक पूछा जाए, स्थिरांक मतलब कितनी संख्या निर्धारित की गई है। स्थिरांक मतलब क्या समझोगे कि इस यंत्र में, इस मीटर में 1 यूनिट निकालने के लिए कितने चक्कर निर्धारित किए गए हैं, वो स्थिरांक होता है। तो ये n क्या है, पूरी संख्या कितने चक्कर है। मान कि पूछा जाए कि स्थिरांक इसका 10 है और 100 चक्कर काट रही है, कितनी यूनिट निकल गई, वो आपको दिखाऊंगा कितनी यूनिट निकल गई, समझ गए आपको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 KWH, 1 KWH ये आ गया पे, या KWH लगाते थे, ये आ गया स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला। कितने चक्कर हैं और कितने KWH है, तो इसमें आप KWH निकाल सकते हो। KWH बराबर, KWH क्या है, एक यूनिट की इकाई है KWH। 1 KWH बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, n है डिस्क के द्वारा पूरे किए गए चक्र, डिस्क द्वारा पूरे किए गए, लिख लो, डिस्क द्वारा पूरे किए गए चक्कर, इसको कोष्टक में n लिख देता हूं मैं, ये। और ये क्या है, K आपका, K क्या है, मीटर का स्थिरांक है, लिख दो K। मैं यहां मीटर स्थिरांक लिख देता हूं, मीटर स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब निर्धारित संख्या कितनी है इसकी, 1 KWH की निर्धारित संख्या कितनी है। माना कि जो भी आपको लिखा देता हूं, देखिए ये है, माना कि मीटर का स्थिरांक ऐसे मान लो कि 1 KWH का 100 है, लिख दो 1 KWH बराबर 100 है, समझ गए। 1 KWH में 100 चक्कर काटेगा। आपसे काफी बार पूछा जाएगा, मीटर का स्थिरांक 100 है, समझ गए, 100n है, ये लो 100n है, 1 मीटर का स्थिरांक 100n है। इसका मतलब कि 1 KWH खपत होने के लिए मीटर 100 मीटर की डिस्क कितना चक्कर काटेगी, 100 चक्कर काटेगी। वो कैसे गिनती करेंगे, लाल निशान घूम के आएगी, लाल निशान यहाँ पे अपने सामने आ जाएगा 1 चक्कर, फिर घूमेगी, लाल निशान आ गया 2 चक्कर, ऐसे मान लेंगे 100 चक्कर हो गए। तो अब आपसे पूछा है कि 1 चक्कर में कितने KWH की खपत होती है, 1 चक्कर में, 1 चक्कर में KWH कितनी होंगी बता सकते हो। 1 चक्कर में, इसको देखो 1 चक्कर की पूछी यहाँ पे 1 चक्कर, इसको A1/100 ये हो जाएगा 1/100 KWH, या फिर 0.01 KWH, इतनी यूनिट की खपत होगी आप लोगों से,
समझ गए आप बात को? इसका मतलब क्या होगा कि आप 1 किलोवाट का लोड, 1 kWh का मतलब कि किलोवाट घंटा, समझना मेरी बात को। अब दिखाता हूं यहां क्या है, देखो 1 किलोवाट का लोड, एक किलोवाट का लोड, देखो यहाँ एक घंटे चलाएंगे, 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे चलाएंगे तो 100 चक्र काटेगा ये, और 100 चक्र काटते ही आपकी 1 यूनिट खपत हो जाएगी। समझ गए? अब आपसे पूछा जाए, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माना कि 5 किलोवाट का लोड चलाया, 5 किलोवाट का लोड चलाया 1 घंटे, 5 किलोवाट का लोड चलाया 1 घंटे, तो डिस्क कितने चक्र काट लेगी? यदि मीटर का स्थानांक 10 है तो हो गए 1 किलोवाट के लिए 10 चक्र 1 घंटे में, 5 किलोवाट के लिए कितने चक्र काट लेगी? 5 × 10, 50 चक्र काट लेगी। 5 × 10, क्योंकि 5 किलोवाट हुआ 10 हुआ, 50 चक्र काट लेगी, तो मतलब 50 चक्र काटेगी 1 घंटे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये एनर्जी मीटर कितने प्रकार के होंगे, कौन से? इंडक्शन वाले, इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर कितने प्रकार के होंगे जो एसी में प्रयोग किए गए हैं। चलो अब दिखाता हूँ आपको एनर्जी मीटर के प्रकार। चलो एक तो आपके सामने है, इसको ये है सिंगल फेस वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे थे कि ये कैसा है, ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। आपको दिखा देता हूँ, ये आप लिख लेना सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर, इंडक्शन KWH मीटर, एनर्जी मीटर मान लेते हैं या KWH मीटर। ये सिंगल फेज का आप लोगों ने देख लिया। अब आपको बताता हूँ प्रकारों में। देखा दूसरा प्रकार आता है अपने पास 3 फेज एनर्जी मीटर। क्या आएगा? 3 फेज एनर्जी मीटर। अब 3 फेज एनर्जी मीटर का मतलब कि 3 फेज की ऊर्जा को नापना, 3 फेज में विद्युत ऊर्जा को मापना। इसमें क्या था, देखो इसमें एक फेज था, ये आपका फेज था और ये आपका न्यूट्रल था। ये फेज चला गया, न्यूट्रल आ गया। आप लोगों को सर्किट डायग्राम देखा क्या क्या, सेम टू सेम यही कंडीशन 3 फेज में होती है, कोई अंतर नहीं होता है। आप लोग यदि समझोगे तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन 3 फेज में भी 2 कंडीशन आती हैं। 3 फेज में 2 कंडीशन कौन सी आएंगी उनके बारे में देखना। देखो एक कंडीशन आती है संतुलित भार के लिए, एक आती है संतुलित भार के लिए आता है, इसको बोलते हैं बैलेंस लोड। क्या कहेंगे? बैलेंस लोड के लिए आता है। अब बैलेंस लोड किसे कहते हैं? बैलेंस लोड होता है, आपको बैलेंस लोड के बारे में बताता पता। और दूसरा आता है असंतुलित भार के लिए। क्या आएगा? असंतुलित भार के लिए ये होगा अनबैलेंस लोड। अब ये होते क्या, देखो ये तीनों फेजों में धारा, पावर फैक्टर, तीनों फेजों की धारा, तीनों फेजों का मतलब रेजिस्टेंस, तीनों फेजों की धारा, तीनों फेजों का वोल्टेज और पावर फैक्टर समान होता है। तीनों फेजों में धारा, तीनों फेजों का वोल्टेज और तीनों फेजों का पावर फैक्टर समान होता है, तो क्या कहेंगे? वो बैलेंस लोड है। लेकिन तीनों फेजों में धारा का मान अलग अलग होगा, पावर फैक्टर अलग अलग रहेगा और वोल्टेज का मान अलग रहेगा, तो वह अनबैलेंस लोड कहलाता है। अब अनबैलेंस लोड कब हो जाए ये पता नहीं, क्योंकि 3 फेज की लाइनें चल रही है। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए अपने गांव में 3 फेज की लाइन आ गई, एक फेज पे 10 कनेक्शन है, दूसरे पे 10 हैं, तीसरे पे आवासीय कॉलोनी की बात की जाए, एक फेज पे 2 हीटर लगा दिए, एक पे कुछ नहीं लगा, तीसरे पे एक मोटर लगा दी, तीनों में सिस्टम गड़बड़ा गया, तीनों फेजों का लोड अलग अलग हो गया, धारा अलग अलग होगी, पावर फैक्टर अलग होगा, वो उसको कहते हैं अनबैलेंस लोड। तो ये दोनों प्रकार के अलग अलग प्रयोग करेंगे, इसलिए कहते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 फेज एनर्जी मीटर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कहेंगे पहला क्या आता है? पहले ये आता है 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर आता है। 3 फेज 3 तार ऊर्जा मापी, हिंदी में लिख देता हूँ ऊर्जा मापी आता है, समझ गए? एक तो ये आता है। अब 3 फेज 3 तार को क्या कह सकते हैं, दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? इसको ये कह सकते हैं 3 फेज 2 घटक ऊर्जा मापी। ये आपको काफी बार मिलेगा। इसको कहेंगे 3 फेज 2 घटक ऊर्जा मापी, इसको कहेंगे अंग्रेजी में 3 फेज 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर। 3 फेज 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर आता है। अब इसको ये इस नाम से क्यों जाना, ये भी अब देखेंगे, आपको बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा कौन सा आता है? 3 फेज 4 तार, 3 फेज 4 तार ऊर्जा मापी आता है, इनके बारे में बताऊंगा। इसको क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे नाम से किस नाम से जान सकते हैं? 3 फेज 3 घटक ऊर्जा मापी होता है। क्या कहेंगे? 3 फेज 3 घटक
तीन घटक ऊर्जा मापी कहते हैं इसको हिंदी में। इसको इस नाम से भी जान सकते हैं, इसको इस नाम से जान सकते हैं और इसको इस नाम से। बाकी होते हैं 3 फेज 4 तार वाले हैं। चलो मोटे मोटे रूप से बता देता हूँ। 3 फेज 3 घटक, इसको कहते हैं 3 फेज 3 एलिमेंट ऊर्जा मापी। 3 फेज 3 एलिमेंट ऊर्जा मापी कह सकते हैं इसको। अब क्यों, दोनों की बात बताऊँ आप लोगों को। चलो मैं एक का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको समझा दूंगा दूसरे का डायग्राम कैसे बनाएंगे। चलो एक का मैं बना देता हूँ। जैसे ये सेम टू सेम है, मैंने आपको बताया कि 3 फेज 2 घटक, 2 घटक मतलब ये 2 एक साथ प्रयोग करेंगे। ये क्या करेंगे, 2, ये जैसे सिंगल फेज का है, 2 सिंगल फेज मीटर को एक साथ प्रयोग करेंगे। जैसे आपको मोटे मोटे रूप से दिखाऊं, एक तो ये होता है, देखो मान लीजिए कि आपका एक ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरा बराबर में यहाँ ले लेते हैं इसको। देखो समझना धीरे धीरे, दूसरा बराबर में इसको ये सेम टू सेम ये कर लेते हैं, सेम टू सेम ये रख देते हैं। चलो एक ये रख दिया मैंने, बोलो हुआ। यहाँ रखेंगे एल्यूमिनियम की डिस्क, चलो यहाँ डिस्क लगा दी मैंने। मेरे कहने का मतलब है कि 2 संट चुंबक रहेंगे, 2 सीरी चुंबक रहेंगे। चलो मैं मोटे मोटे रूप से 2 सीरी चुंबक दिखा देता हूँ। ये 2 सीरी चुंबक होगी, ये एक होगी। यहाँ आपका क्या रहेगा, स्पिंडल रहेगा, ये रहेगा आपका स्पिंडल। और ये 2 ज्वेल बेरिंग लगा दिए, ये लगा दिया, ठीक है। अब ये एक ब्रेकिंग मैग्नेट लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, एक ब्रेकिंग मैग्नेट मैंने मैग्नेट लगाया। अब देखो इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। बस आपको थोड़ा संयोजन दिखा देता हूँ कि 2 एलिमेंट, मैंने आपको 3 फेज 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट तो एक एलिमेंट ये अगर एक एलिमेंट ये हुआ, 1 मीटर ये और 1 मीटर, इसका मतलब कहना कि 2 सिंगल फेज के मीटर प्रयोग किए जाएंगे, समझ गए। अब 2 सिंगल फेज में एक रहेगी आपकी ये। अब आपको देखो 3 फेज में 3 फेज लगेंगे यहाँ पे। एक मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1 2 3 और 3 ही इधर ही मिलने वाले हैं, 6 पॉइंट रहेंगे आप लोगों के। ये हो गया। देखो अब आपको संयोजन कैसे करना है। देखो संयोजन आपको मैंने बताया कि इसके ऊपर क्या है, पतले तार की अधिक टर्नों की कॉइल है, ये मोटे तार के कम टर्न की है, ठीक है। ये मोटे तार की कम टर्न की है, चित्र बना लेना। और ये पतले तार के अधिक टर्नों की कॉइल। यहाँ देखो एक चीज आती है, 3 फेज वाले इंडक्शन प्रकार के एनर्जी मीटर में शेडेड रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये नोट लगा ना, सिंगल फेज वाले में मैंने शेडेड रिंग लगाई थी, यहाँ लिख लेना कि 3 फेज में शेडेड रिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, शेडेड रिंग प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स 3 फेज के कारण अपना भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब संयोजन करता हूँ, देखो यहाँ पे इसको क्या देंगे, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, 2 फेजों के समानांतर में जोड़ेंगे। चलो एक फेज ये दे दिया और ये L1 दे दिया, समझना मेरी बात को। एक फेज दिया, एक L1 दे दिया। अब इसको भी देखो इसके साथ जोड़ेंगे, तो दोनों को क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, एक फेज इसको ये दे देता हूँ। चलो एक फेज ये L2 दे दिया और इसको यहाँ से निकाल के मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दूंगा मैं, देखो इसको 2 फेज दे देता हूँ, ये 2 फेज दे दिए यहाँ पे, समझने मेरी बात को। इसको देखो L1 L2 ये घूम के L1 L2 के पास गए, इसको L3 चाहिए, यहाँ मैं L3 कर देता हूँ। देखो ये हुआ L3 और इसको घुमा के यहाँ कर देता हूँ, ये L3 आ गया। L1 L2 L3 ये दोनों क्या होगी, दोनों के दोनों पैरेलल में 2 फेजों के समानांतर में लग चुकी हैं। तो लिख लेना दोनों एलिमेंटों की, लिख लेना धीरे धीरे, दोनों एलिमेंटों की शंट चुंबक 2 फेजों के समानांतर में होगी। यहाँ तो फेज और न्यूट्रल के समानांतर में थी, यहाँ 2 फेजों के समानांतर में रहेगी। 3 फेज 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 3 फेज 4 एलिमेंट की बात करते तो बात अलग होती है यहाँ पे, समझ गए बात को। अब आपको बच गया सिस्टम, ये यहाँ से देखो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, एक श्रेणी क्रम में ये जोड़ते हैं यहाँ पे और इसको लगा के यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहां से ये आ गया बाहर, देखो एक फेज तो ये निकला था और यहां से इसको दे देंगे बाहर, देखो एक फेज बाहर ये निकल गया और एक फेज बाहर ये निकल गया था, एक ये। अब देखो इसका संयोजन करेंगे, इसका संयोजन यहां से कर देंगे, इसको संयोजन यहां से कर देंगे। संयोजन क्या, ये घूम के वापस यहाँ आ गया, तो ये कौन सा था, ये L3 था, तो यहां से घूम के वापस ये L3 चला गया, ये आ गया L3 आपका, ये L2 आ गया। ये होता है संयोजन। इसको देखो ये किस लिए कहते हैं, 3 फेज 3 तार, इसका मतलब 3 फेज ये और 3 तार ये, इसका हम 3 फेज 3 तार कहेंगे। 3 फेज 2 एलिमेंट, 3 फेज तो पूरा है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, बाकी इसका कार्य प्रणाली ये रहेगी। यहाँ लिखा जाता है कि इस शेडेड रिंग के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स घूमने वाला हुआ और यहाँ पे 3 फेज के कारण चुंबकीय फ्लक्स होने वाला हुआ, बस इतना ही अंतर आता है, बाकी पूरा सिस्टम वो है। तो वही ब्रेकिंग मैग्नेट वहाँ पे है, वही ब्रेकिंग मैग्नेट यहाँ पे थी, कोई अंतर नहीं होता है, बस इतना अंतर होता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। इस प्रकार का ये अंतर लिख लेना, 3 फेज
3 तार वाला, ये कौन सा है? 3 फेज 3 तार की बात कर रहे हैं। ये यंत्र प्रयोग करता है ये संतुलित व असंतुलित भार के लिए। 3 फेज लिख लेना, 3 फेज संतुलित मतलब बैलेंस लोड के लिए, संतुलित व असंतुलित भार के लिए प्रयोग करते हैं। एक ये पूछा जाएगा कि 3 फेज 2 एलिमेंट वाला एनर्जी मीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? संतुलित व असंतुलित दोनों भार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करता हूँ 3 फेज 4 तार वाले की बात करता हूँ। वहां पे क्या होगा, देखो यहाँ 3 फेज 2 तार में 2 घटक में 2, 3 फेज उसका नाम है 3 फेज 3 घटक। इस प्रकार के 3 ऊपर नीचे प्रयोग किए जाएंगे। अब मैं डायग्राम तो आपको बना के ज़्यादा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये आप लोग उतार लेना, उसका भी डायग्राम बना देता हूँ छोटा। देखो कैसे होगा, आपको मैं छोटा हिंट दे देता हूँ। एक एलिमेंट तो आपका ये होगा, एक एलिमेंट होगा, एक डिस्क होगी, ठीक है। एक एलिमेंट ये लगा दिया मैंने आपको, यहाँ वाइंडिंग दिखा लेना। फिर दूसरा एलिमेंट ये बनाता हूँ आपको, ये इस प्रकार दूसरा एलिमेंट लग जाएगा और ये डिस्क लग जाएगी, ये दूसरा एलिमेंट पूरा हुआ इस प्रकार से। फिर यहाँ तीसरा एलिमेंट बनाऊंगा और पूरों की डिस्क एक होगी। यहाँ पे ये स्पिंडल रहेगा एक, और ये इसके मैकेनिज्म रहेगा, और 3 ये आपके ब्रेकिंग चुंबर रहेंगी। तो इस प्रकार के 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट ये, एक गियर, एक नीचे, बस यही सिस्टम होता है। संयोजन इसको देखो, इसका संयोजन एक फेज न्यूट्रल से, इसका संयोजन एक फेज के श्रेणी क्रम में लिख लेना। इसका फेज दूसरा फेज और न्यूट्रल से, इसका दूसरा फेज के श्रेणी क्रम में, तीसरे को तीसरा फेज न्यूट्रल के साथ, क्योंकि वहाँ न्यूट्रल होगा। 3 फेज 4 तार है, चौथे तार का मतलब न्यूट्रल की व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको 3 फेज 4 तार के संयोजन मिल जाएंगे। बाकी कंडीशन वो ये लिख लेना। इस यंत्र में सिंगल फेज के 3 मीटर प्रयोग करते हैं, सिंगल फेज के 3 एनर्जी मीटर प्रयोग करते हैं। 3 डिस्क होते हैं, 3 ब्रेकिंग चुम्बक होते हैं, एक स्पिंडल होता है, बाकी सारी प्रोसेस सेम टू सेम होती है। इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? इसका प्रयोग असंतुलित भार के लिए करते हैं। असंतुलित भार की KWH नापने के लिए, KWH को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा मीटर है ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, समझना। इंटीग्रेटिंग नहीं, इंटीग्रेटिंग है, समाकलीय है या समाकलन बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका एनर्जी मीटर। अब इस एनर्जी मीटर की जो गणना मैंने आपको बताई है, ये नहीं एक घरेलू सिस्टम है, जैसे हीटर लगा दिया, प्रेस लगा लिया, 2 घंटे चले 1 घंटे, वो आपको न्यूमेरिकल में करवा दूंगा। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बता देना कि सर यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई है, हमें समझ में नहीं आया है, संयोजन समझ में नहीं आए हैं, सब कुछ बताया आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।